नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है पीएम लाइव में। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के फुलवारीशरीफ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और साथ ही ये मौजूदा समय में प्रदेश महासचिव भी हैं। बिहार में जैसे कि जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं जातीय जनगणना को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, साथ ही साथ क्या वजह है जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे सत्येंद्र पासवान जी से। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है? क्या इसमें सरकार की कोई गलत मनशंका है कि पप्पू यादव की अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है? देखिए, यह तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं साजिश है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ में जैसे ही हमारे जननेता और गरीबों के मसीहा, संघर्ष करने वाला नेता आदरणीय पप्पू यादव जी जब एम्बुलेंस के खिलाफ लेकर उनके पास गए और वहाँ की जब समस्या को उठाने का काम किए तो उनके ऊपर में सारे के सारे भाजपा के लोग साजिश किए और भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत ही उनको बंद कर दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि यह साजिश हमेशा इन लोगों का काम नहीं आएगा। न्यायालय पर हम सब लोगों का भरोसा है और न्याय को हम सम्मान करते हैं न्यायालय को कि आदरणीय पप्पू यादव जी गरीब के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उनके लिए करते रहे हैं जो मजलूम है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे, भूखों के लिए लड़ते रहे। आज उनको आप जेल के शिक्षों में बंद करना चाहेंगे और बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं? यह लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की हत्या कर रहा है लोगों ने, और उस लोकतंत्र को हम बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष कर रही है जाप पार्टी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ सहयोगी साथी सब संघर्ष कर रहे हैं, तो आप उनको जेल के शिक्षों में बंद कर रहे हैं। यह कहाँ का कानून है? ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ बिहार में साजिश किया गया है और साजिश के तहत उनको बंद किया गया है। इसलिए हम न्यायालय से सम्मानपूर्वक मांग करेंगे कि आदरणीय श्री पप्पू यादव जी की रिहाई अविलंब किया जाए ताकि गरीबों की लड़ाई लड़ सकें, उनके आंसू पोंछ सकें, उनके लिए वह जा सके, वहाँ काम कर सकें। बिहार सरकार के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन क्या वजह है जो उस प्रदर्शनकारियों का सरकार नहीं सुन पा रही है? देखिए, यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ जदयू की सरकार चल रही है। ये दोनों का गठबंधन चल रहा है यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि आदरणीय पप्पू यादव जी को जमानत पर रिहा करें, जबकि यह मामला बहुत ही पुराना है और उसमें कंप्रोमाइज पिटीशन भी लगा हुआ है, फिर भी उनको उस कांड में रखा गया है। हमको नहीं लगता है कि वह केस कोई जीवित है, वह जबकि कंप्रोमाइज हो चुका है, समझौता हो चुका है, सारे लोग कह चुके हैं कि इस मामले में कोई दम नहीं है, फिर भी इन लोगों ने रखने का काम किए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार के लोगों से भी कि जाप पार्टी के साथियों के द्वारा संघर्ष यहाँ किया जा रहा है। आपके कान में तेल डाल के सोए हुए हैं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि गरीबों का मसीहा जेल में बंद है, उसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? इस पे सरकार निश्चित तौर से गूंगी है, बहरी है, वह समझ नहीं पा रही है कि इस लोकतंत्र को बचाने वाला व्यक्ति आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ रहा है, तो उसे और आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, सरकार को सुरक्षा देना चाहिए और सरकार को शाबाशी देना चाहिए था आदरणीय पप्पू यादव जी को कि कोरोना काल में लेकर करके बाढ़ पीड़ितों के बीच में वह काम करने का काम किए। पटना में कोई नेता नहीं निकल पाए थे, कोरोना काल में सब लोग डर से अपने अपने घर में नेता लोग दुबके हुए थे, जिस समय आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार यहाँ पटना के अस्पतालों में घूमते रहे और उन गरीबों को सेवा करने का काम किए। जहाँ दवा घटता था, जहाँ ऑक्सीजन घटता था, वहाँ देने का काम करते थे और जिसका कोई नहीं है उसके लिए वह आगे बढ़ के खड़ा होते थे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई में वह अमल करे और सरकार भी निश्चित तौर से इसको अमल कर करके आगे बढ़ाए। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, कहते हैं नीतीश सरकार जब से आई है तो अपराध और क्राइम ये सब खत्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन मौजूदा समय में अपराध जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर आप कैसे देखते हैं?
देखिए, बिहार में अपराध का तो कुछ कहना ही नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि सुशासन है और हम किसी को न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, दलितों, शोषितों और माइनॉरिटी के लोगों पे अपराध बढ़ा है यहाँ, और उनको लगता ही नहीं है कि अपराध बढ़ा है। अभी हाल की घटना में आप देखे होंगे, कटिहार में मेयर हैं शिवराज पासवान जी की हत्या हुई है। उनको हत्या किसने किया? कोढ़ा से भाजपा विधायिका कविता पासवान जी का जो भतीजा है नीरज पासवान जी, उन्होंने हत्या करने का काम किए, मुख्य आरोपी हैं। अभी हम कटिहार गए थे 3 दिन पहले, जाने के बाद वहाँ सारे लोगों से बातचीत हुई, जबकि मृदुभाषी, मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति, जो न्याय करने वाला व्यक्ति शिवराज पासवान जी की हत्या होता है और आप कान में तिल डाल के सोए रहते हैं। अपराधी सोया रहता है, अपराधी को आप पकड़ नहीं पाते हैं। इससे यह साबित होता है कि अपराधी को आप पकड़ना नहीं चाहते हैं। इस बिहार में जब एडीएम पुरुषोत्तम पासवान के बेटे दीपक कुमार जी का हत्या पटना में हो जाता है और आप कान में तेल डाल के सोए हैं, अपराधी फरार है, आप कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं, किसी को फंसाते नहीं, तो आपका प्रशासन पंगु है क्या? तो क्या प्रशासन बिहार सरकार के हाथ से भी निकल चुकी है? बिल्कुल निकल चुकी है। बिहार सरकार का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई अंकुश नहीं रहा है और न तो वह काम कर रहे हैं लोग। सारे के सार ये विधि व्यवस्था चौपट हो चुका है, फेल हो चुका है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है। अगर इस सिस्टम को लागू करना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो इसे अपने हाथ में ले और आगे बढ़ कर के काम करें। सुशासन तभी कहलाएगा जब इस राज्य में दलित, शोषित, पिछड़ा सब लोग सुरक्षित रहेगा, तभी जाके सुशासन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। मुंगेर जिला में हालिया में 8 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, तो क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर में बालिका कांड हुई है, अभी भी एक आश्रय गृह का मामला आया है गया साइड से नवादा में, और आपका ये जो मुंगेर की बात कह रहे हैं, कोई बच्ची हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। इनके यहाँ अपराधी बेलगाम हो चुका है और वह और भी आगे बढ़ कर के काम करना चाह रहे हैं। अपराधी को बेखौफ हो गए हैं, वह पकड़ से बाहर है, वह नहीं चाहता है और न उसके मन में डर है और न प्रशासनिक अधिकारी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके पकड़ से बाहर है। हमने कहा आपका कटिहार का घटना में 12 लोग नामजद थे, उसमें 8 से 9 अपराधियों को उन लोगों ने पकड़ कर करके प्रशासन को देने का काम किया, थाना को देने का काम किया। कहीं मेहनत करने का काम नहीं करते हैं, घटना घट जाती है, उस पर कोई तत्काल इन्होंने घटना पर कोई अमल नहीं करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी अगर सुरक्षित होती, निश्चित तौर से उसका मान सम्मान बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। यह कहने का चीज़ है, नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। न बेटी बच रही है, न पढ़ाई बच रहा है, न शिक्षा की सही व्यवस्था हो रही है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था सही हो रही है। कहीं पर आपका आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो रहा है सरकार की ओर से, केवल कोरम पूरा किया जा रहा है, सिस्टम पूरा किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से भी, कि आप इस शासन को देखें। आपका जो अंकुश था वह अभी आपका अंकुश से बाहर चला गया है। पदाधिकारी, IAS अफसर से लेकर के तमाम लोग एक अफसरशाही कर रहे हैं, इसको रोकने का काम करें। जातीय जनगणना को लेकर जो बिहार में जिस तरह से ज़ोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं, जातीय जनगणना पर जदयू ने और राजद ने इसका समर्थन किया है, लेकिन केंद्र की बीजेपी की जो सरकार है, अभी तक इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना बीजेपी कराना नहीं चाहती है। जो केंद्र की सरकार है वह नहीं चाहती कि गरीबों का गणना हो, जातीय जनगणना हो। यह जनगणना हम चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी संख्या बल्कि जनगणना हो, ताकि हमको यह पता चले देश में कि हम कितनी आबादी में हैं, कितना परसेंटेज में हैं और कितना हमारा चाहिए। लेकिन हक और अधिकार से वंचित करने के लिए यह केंद्र की सरकार चला रही है। वह नहीं चाहती है कि जनगणना, जातीय जनगणना हो। इससे समाज में कहीं विखंडन नहीं होता नज़र आ रहा है? जातीय जब जनगणना होगा तो नहीं, विखंडन क्या होगा? अपने अपने मने यहाँ मामला उठता है कि साहब हम कितना परसेंटेज में है, कितनी हमारी संख्या है। अगर इस देश में हमारी संख्या है तो संख्या के बल पे हमें आरक्षण देना चाहिए।
और हमारा जब संख्या आप नहीं बता रहे हैं और नहीं करा रहे हैं जनगणना, तो इसका मतलब है कि आपकी मंशा में कहीं ना कहीं यहाँ कोढ़ नज़र आ रहा है, जिससे कि पता चलता है कि केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती है, वह लोगों में मतभेद कराना चाहती है जातीय जनगणना के नाम पे। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, बिहार में हो, देश में हो, हमारे जो दलित शोषित माइनॉरिटी के लोग हैं उनका जनगणना हो, ताकि यह पता चले देश में कि हम कितनी संख्या में हैं और कितनी भागीदारी हमारा मिल सके। बीजेपी के मंत्री का बयान सामने आया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी ना बनाएं, सबसे पहले लोगों की जागरूक करने की ज़रूरत है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के मंत्री वो क्या चाहते हैं तो आपको हम पहले ही बताया कि उनका मंशा जो है वह नहीं चाहते हैं कि गरीबों का जनगणना हो। वो जातीय जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, फिर काउंटर किस बात का हो रहा है? इसका मतलब है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। और जब मंशा ठीक नहीं है तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है? जातीय जनगणना से आपको दिक्कत कहाँ है? हमको नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत है। ये लोग डाइवर्ट करते हैं कि जातीय जनगणना से इधर मुद्दा को भटका करके जनसंख्या नियंत्रण की ओर जाए, इसीलिए यह मंत्री बयान दे रहे हैं। क्योंकि ठाकुर स्वाति करना है इनको, केंद्र की सरकार को ठाकुर स्वाति करना है, नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में अपने आप को सीना थपथपाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जब बोले थे इस देश में, जब उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, काला धन नहीं लाए, महंगाई कम नहीं किए। आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ता जा रहा है। महंगाई जो है वो बढ़ रही है। केंद्र की जब मोदी सरकार आने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जिनके पैर में चप्पल है उनको भी हवाई जहाज़ से वो यात्रा करवाएंगे, लेकिन आज वही जनता को पेट्रोल के लिए और गैस के बढ़ते दाम की वजह से परेशान है। नहीं, हमने तो कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है और इसको रोकने में विफल हो रही है केंद्र की सरकार। अगर मोदी जी सही होते, प्रधानमंत्री सही होते, तो जिन्होंने जो कहा था कि इस देश में हम काला धन लाएंगे, तो पहला तो कि धन लाए नहीं, दूसरा जनधन खाता में करोड़ों खाता को खुलवा दिए, पैसा तो ले लिए, उस गरीबों का पैसा चला गया, उसका कहीं लेखा जोखा नहीं है। उसके बाद आप कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे बेरोजगारों को प्रत्येक साल में, लेकिन आपने कोई रोजगार देने का नाम नहीं लिया, कहीं पर रोजगार सृजन करने का काम नहीं किया। और बेरोजगारों को और बेरोजगार बना करके आप निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण के माध्यम से उसको बेरोजगार बना रहे हैं। फिर रोजगार कहाँ देने की बात आप कर रहे हैं? न रोजगार है आपके यहाँ, न तो कुछ है, न गरीबों के लिए कोई योजना आपके पास में है। केवल आप डपोरसंखी सरकार चला रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का विकास हो, आप नहीं चाहते हैं कि इस देश के लोग विकास करें, आपका विकास हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो भी पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, उनसे जो भी पैसे आ रहे हैं हम वो देश के विकास में लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई एक तरफ है, दूसरे तरफ यहाँ आपको दिख रहा है गरीबों के थाली में आपका अनाज नहीं है, सामग्री खाद्य पदार्थ नहीं है। तो आप बताइए कि गरीबों को पहले पेट भरना चाहिए या सुविधा देना चाहिए? आप इतना महंगाई चरम सीमा पर करते गए और उसके बाद कह रहे हैं कि महंगाई से पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, तो हम देश को विकास में लगा रहे हैं। आप सब्सिडी की बात किए थे, जनधन खाता में योजना में आप गैस सिलेंडर देने की बात कहे थे, आपने कहा सब्सिडी देंगे। जो गैस यहाँ 300 कुछ रुपए में मिलता था उसको आपने सीधा 700 से ऊपर कर दिया और कहा कि भाई सब्सिडी देंगे, हमारा ही पैसा लेकर के आप सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी माने बात है? कौन सी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? हमको नहीं लग रहा है कि आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप हमसे 700 ले रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब मैंने हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी बंद हो गया, अभी तो 930 रुपये में आ रहा है सिलेंडर। अब बताइए, कोई गरीब जो 900 रुपये का काम न करता हो उसके यहाँ ईंधन जा रहा है 930 रुपये का, 60 रुपये का, और उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं? कहाँ गरीबों की राहत की बात कर रहे हैं? कहीं कोई गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं। ये अमीरों की बात कर रहे हैं, अडवाणी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, टाटा बिरला की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से पूंजीवाद पर आधारित हो गया है, आश्रित हो गया है, अनिल अडवाणी पे और दूसरे लोगों पर भी, अंबानी पे, इस सब का सब कर रहे हैं। उनके कहने पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये थे आज हमारे साथ
सत्येंद्र पासवान, जो कि फुलवारीशरीफ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और साथ ही साथ मौजूदा समय में प्रदेश महासचिव भी हैं। इनकी पार्टी की संघर्ष जारी है। आज हमारे साथ इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बने रहें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए। शुक्रिया।